हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें कि मैं आपका शुरुआत करने वाला हूं शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स। ठीक है, जो कि होगा सबसे पहला जो हम आज पढ़ेंगे होगा एसजेएफ। तो टॉपिक में जाने से पहले बहुत लोगों का एक क्वेश्चन था कि जितना मैं पढ़ा रहा हूँ क्या वो सफिशिएंट है प्लेसमेंट्स के लिए, क्या वो सफिशिएंट है किसी और एग्जाम्स के लिए। तो मैं पहली बात बता दूँ कि प्लेसमेंट में आपकी क्लैरिटी मांगी जाती है, ना कि घिसा पिटा रट्टा हुआ थ्योरी। ठीक है, तो अगर आपको थ्योरी रटना है तो भाई मेरा वीडियो मत देखो। ठीक है, क्योंकि मैं थ्योरी नहीं रटाने वाला। आप लोग थ्योरी रटोगे तो समझा नहीं पाओगे कि वो बोल जब भी कोई इंटरव्यूअर आया तुम्हारे पास क्वेश्चंस पूछने के, देन ही विल आस्क यू द कॉन्सेप्ट। वो जानना चाहता है कि यार तुम क्लियर हो कितना। ठीक है, तो मैं तुम्हें बस क्लियर करूंगा। अगर कोई भी टाइप का क्वेश्चन आता है इंटरव्यू में, अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया, जो कि मैं समझाने ही वाला हूँ, ऑब्वियस सी बात है, तो आप अगर उन्हें जाके समझाएंगे उसी तरीके से जिस तरीके से मैंने समझाया, तो कोई ऐसा इंटरव्यूअर नहीं होगा जो कि इंप्रेस नहीं होने वाला। ठीक है, फिर चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम हो, फिर चाहे वो डेटाबेस हो, फिर चाहे वो आपका कंप्यूटर नेटवर्क हो, किसी भी सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं, फिर आपका डेटा स्ट्रक्चर ही क्यों ना हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम ही पढ़ाने वाला हूं, मैं और भी चीज़ पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी बस इशू कुछ है कि मैं अभी ऑपरेटिंग सिस्टम ही पढ़ा सकता हूं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता, मैं ऑपरेटिंग सिस्टम खत्म होने के बाद ही डीबीएम स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो तब तक के लिए आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पूरा जो भी मैं पढ़ाऊंगा प्लेसमेंट के लिए बहुत इनफ से भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो बस बने रहो और समझते रहो, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट दैन द थ्योरी। ठीक है, तो ठीक है, बनते हैं। चलिए, सबसे पहले एल्गोरिथम को समझते हैं, जो कि होगा हमारा एसजेएफ। क्या होगा भाई लोग? एसजेएफ, इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। अब आप लोगों को नाम से ही पता चल गया होगा भाई, जिसका शॉर्ट हो, यानी जिसका शॉर्ट मतलब कि काम छोटा हो। ठीक है, तो उसी को पहले दिया जाएगा प्रायोरिटी। ठीक है, तो समझते हैं कैसे। देखो ना, हमारे पास सीपीयू है, आप लोगों को सेम चीज़ पता है, मैं वही सेम चीज़ बोलूँगा। सीपीयू होगा, रैम होगा, हार्ड डिस्क होगा। ठीक है, एक चीज़ होगा कि जब हम लोग शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट की बात कर रहे हैं, ये एल्गोरिथम शेड्यूलिंग के कौन से टाइप के शेड्यूलिंग में यूज़ होगा? जब हम लोग रैम से किसी भी प्रोसेस को हम लोग सीपीयू में प्लेस करते हैं फॉर द एग्जीक्यूशन, तो कौन से प्रोसेस को प्लेस करना है सीपीयू में, वो डिसाइड करेगा ये एल्गोरिथम, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम। हमारा जो ओएस है वो कुछ इस तरीके से डिज़ाइन है कि उसमें कुछ एल्गोरिथम्स लिखे हैं। यहाँ पे जो एल्गोरिथम यूज होता है हम उसे क्या बोलते हैं? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। ठीक है, यानी कि जो फंक्शन यूज होता है। तो सपोज कि ये मेरा एक फंक्शन है ओएस का, ओएस एक कोड है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था, अगर मैं सपोज कि एडिशन सब्सट्रैक्शन का एक कोड लिख रहा हूँ, तो वो क्या हो गया? एक कैलकुलेटर का कोड लिख रहा हूँ, वो क्या होगा? वो एक कोड है। उसी तरीके से एक ओएस एक कोड है। ठीक है, अब सर्च मारने मत बढ़ जाना कि भाई ओएस को कैसे डेवलप करते हैं। ठीक है, तो वो डेवलप करने का काम अभी तुम्हारा है नहीं। ठीक है, अगर डेवलप करना है तो भाई सी पढ़ो, ऐसा नहीं है कि सी से ही होगा, पढ़ो, हो जाएगा। ठीक है, उसकी बात अलग है, उसके पीछे मत जाओ। तो ओएस में एक फंक्शन होता है। ठीक है, तो उस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, जिसका काम होता है ये डिसाइड करना कि कौन से प्रोसेस को हमें सीपीयू में देना है एग्जीक्यूशन के लिए, कब देना है। तो उस फंक्शन में कौन से एल्गोरिथम को यूज़ किया गया है, किस तरीके से किया गया है, हम उन सारे एल्गोरिथम्स को समझेंगे, जो कि सबसे पहला होगा हमारा एसजेएफ एल्गोरिथम। ठीक है, तो इसका काम क्या होगा ना, जो कम टाइम ले रहा है, जिसका बर्स्ट टाइम छोटा है, जिसका मतलब कि क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूशन टाइम कम है, हम उससे पहले रन करवाएंगे। बोलेंगे कि भाई तेरा काम कम है, तू ही रन करके भाग जाना, क्या जरूरत है। जिसका काम ज़्यादा है वो वेट करे। ठीक है, इस तरीके से वो भेदभाव करेगा। तो ठीक है, तो इसको हम लोग समझेंगे, क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। तो चलिए हम समझते हैं पहले क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन है सबसे पहले कि जो एसजेएफ एल्गोरिथम है उसके थ्रू हम ये जानेंगे कि जब जब प्रोसेस आ रहा है, जिस जिस टाइम पे आ रहा है, उसके हिसाब से हम एग्जीक्यूशन किस तरीके से करें। ठीक है, तो किस तरीके से एग्जीक्यूशन हो रहा है, कौन से प्रोसेस को किस हिसाब से एग्जीक्यूशन किया जा रहा है, कौन सा प्रोसेस कब एग्जीक्यूशन हो रहा है, सारा चीज़ हम एक चार्ट में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं गांट चार्ट। इट्स गांट चार्ट। ओके, नहीं तभी कमेंट सेक्शन भर जाएगा। देखो, मैं स्पेलिंग भी लिख देता हूँ। ठीक है, इट्स गांट चार्ट। ठीक है, तो ठीक है, तो हम इसमें रिप्रेजेंट करेंगे कि कौन से प्रोसेस को कब रन किया गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले रिप्रेजेंट करते हैं गांट चार्ट को। बड़े नॉटी हो रहे हो तुम लोग आजकल। ओके, तो सपोज कि अगर मैं ऐसा बोलूँ
कि CPU 0 टाइम से ही रन कर रहा है, मतलब कि CPU 0 टाइम से ही रन करना स्टार्ट कर दिया रहा है, और मेरा प्रोसेस P1 अराइव हो रहा है 2 सेकेंड में, तो 0 से लेकर 2 सेकेंड तक मेरा CPU क्या हुआ, आइडल रहा। तो हम बोलेंगे कि भाई इस समय पे कोई भी प्रोसेस रन नहीं हो रहा है राइट। अगर मैं यहाँ पे अराइवल टाइम 0 दिया होता तो मैं बोलता कि सबसे पहले मेरा PID रन हो रहा है कि नहीं। अच्छा, तो जब टाइम 2 हो रहा है, जब टाइम 2 सेकेंड हो रहा है, ठीक है, तो उस समय पे क्या हो रहा है, उस समय पे मेरा प्रोसेस P1 हो रहा है। और जैसे कि मैंने आपको बोला SJF एक प्रीएम्प्टिव एल्गोरिदम है। क्या है, सॉरी मैंने प्रीएम्प्टिव लिख दिया, नॉन प्रीएम्प्टिव है, एक मिनट, नॉन प्रीएम्प्टिव है, ठीक है, मैंने गलती से लिख दिया, इट्स ए नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिदम, ठीक है। तो अगर नॉन प्रीएम्प्टिव है तो एक प्रोसेस अगर एक बार घुस गया ना भाई तो निकल नहीं पाएगा, यानी कि बोलेगा भाई तू खत्म कर अपना काम फिर मैं निकलूंगा। यानी कि एक प्रोसेस अगर घुस जा रहा है एग्जीक्यूशन के लिए तो उसे वहाँ से कोई भी हटा नहीं सकता, अगर मैं नॉन प्रीएम्प्टिव का यूज़ कर रहा हूँ तो एक बार उसका काम खत्म होगा तभी वो वहाँ से उठ पाएगा। तो ठीक है, देखते हैं। तो जब टाइम 2 सेकंड हो रहा है, कौन सा प्रोसेस अराइव कर रहा है, प्रोसेस P1, PID है प्रोसेस PID, यानी प्रोसेस ID को हम PID लिखा हुआ है मैंने, ठीक है तो ये मेरा प्रोसेस P1 है जो कि अराइव किया है एट 2 सेकेंड, और जिसका कि बर्स्ट टाइम है 3, यानी कि वो 3 सेकेंड तक रन होगा। तो एक बार अगर मेरा प्रोसेस घुस जाता है नॉन प्रीएम्प्टिव में तो वो अपना काम खत्म करके ही दम लेता है, यानी कि 5 सेकेंड तक मेरा प्रोसेस P1 रन होने वाला है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया गांट चार्ट कैसे बनाते हैं, आगे बनाते हैं, ठीक है, अभी बाकी है। जब टाइम 5 सेकेंड हो रहा होता है तो 5 सेकेंड में कौन कौन से प्रोसेस ने अराइव किया, प्रोसेस P2 एंड प्रोसेस P3 अराइव हुआ ठीक है। अब इन दोनों में से किसे डाला जा रहा है गांट चार्ट मतलब गांट चार्ट में, ठीक है। तो अब इसमें से किसे डाला जाए, तो जैसे कि मैंने बताया कि ये SJF एल्गोरिदम है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिदम है, तो उसमें हम बताएंगे, उसमें हम सिलेक्ट उसे ही करेंगे जिसका कि जॉब कम टाइम का है। लाइक इन दोनों में किसका कम टाइम है, 2, यानी कि प्रोसेस P2 मेरा कम टाइम लेने वाला है रन होने के लिए, तो हम डालेंगे प्रोसेस P2 को, राइट कितने समय तक रन होगा, 2 सेकेंड तक, यानी कि अभी मेरा प्रोसेस जाने वाला है प्रोसेस P2 जो कि चलेगा 7 सेकेंड तक, राइट, क्योंकि ये नॉन प्रीएम्प्टिव है तो यार वो एक बार ख़त्म होगा उसके बाद ही जो कोई आएगा। तो मेरा प्रोसेस P2 का हो गया बेड़ा गर्क। उसके बाद जब 7 सेकेंड होता है उस समय पे कौन कौन सा प्रोसेस अराइव किया होता है, उस समय पे देखो प्रोसेस P3 तो होता है, इसका तो भाई बेड़ा गर्क हो चुका है, इसका भी बेड़ा गर्क हो चुका है, ठीक है। बचा कौन कौन, प्रोसेस P3 अराइव हुआ, प्रोसेस P4 अराइव हुआ है, ठीक है। अब आप बताओ कि मुझे किसे लेना चाहिए, प्रोसेस P4 को या प्रोसेस P3 को। तो मैं लूँगा प्रोसेस P4 को, क्यों, क्योंकि उसका भाई टाइम कम है, ठीक है। मैंने उसको लिया 8 सेकेंड तक मैंने उसे रन किया, ठीक है। अब P4 के बाद P4 के बाद अब मुझे किसे लेना चाहिए, 8 सेकेंड में कौन कौन अराइव हो चुका है, P5 भी अराइव हो चुका है, इसका बेड़ा गर्क हो चुका है, ठीक है। तो P3 और P5 में से किसे लूँ, P5 को लूँगा, भाई उसका टाइम कम है ना भाई। तो ठीक है, P5 को मैंने लिया 10 सेकेंड तक, फिर ये 3 सेकेंड जिसको कि मैंने लिया P3 को जो कि चलेगा 3 सेकेंड यानी कि 13 सेकेंड तक चलेगा। तो ये मेरा गांट चार्ट बन गया है, ठीक है। तो अब हम इससे क्या मतलब इससे अब हमें क्या पता चल रहा है, इससे हम बहुत कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। लाइक एक CPU का थ्रूपुट क्या है, उसका टर्न अराउंड टाइम क्या है, उसका वेटिंग टाइम क्या है, उसका रिस्पॉन्स टाइम क्या है, उसका CPU एफिशिएंसी कितना है, ये सारा चीज़ हम कैलकुलेट कर सकते हैं एक CPU से, जिससे कि हम लोग पता चलेगा कि CPU कौन सा कितना बेहतर है, ठीक है। CPU की बात नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ कि वो एल्गोरिदम कितना बेहतर है, CPU की बात नहीं कर रहा, वो एल्गोरिदम कितना बेहतर है, ठीक है। CPU से भी पता चलता है, CPU भी कितना बेहतर पता चलता है, लेकिन एल्गोरिदम कितना बेहतर है उससे पता चलेगा। चेक करते हैं, ठीक है, एक बार चेक करते हैं। देखो तो मैंने लिया PID, प्रोसेस PID ने कौन सा प्रोसेस है, कंप्लीशन टाइम कितना है इस प्रोसेस का वो कैलकुलेट करेंगे। फिर हम कैलकुलेट करेंगे टर्न अराउंड टाइम कितना है, TAT टर्न अराउंड टाइम। फिर हम कैलकुलेट करेंगे वेटिंग टाइम, फिर हम कैलकुलेट करेंगे रिस्पॉन्स टाइम, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया था इसके पहले वाले वीडियो में, ठीक है। रिस्पॉन्स टाइम कैलकुलेट करेंगे, फिर हम कैलकुलेट करेंगे शेड्यूल लेंथ, जो कि इसमें नहीं करेंगे, आगे करेंगे, ठीक है। हम कैलकुलेट करेंगे शेड्यूल लेंथ। अब ये शेड्यूल लेंथ क्या है ये भी मैं बताऊंगा। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे एफिशिएंसी, ठीक है, CPU एफिशिएंसी कितना हो रहा है इसमें, इस केस में, ठीक है, ये कैलकुलेट करेंगे। फिर हम कैलकुलेट करेंगे थ्रूपुट, ठीक है।
इतनी सारी चीज़ें हम कैलकुलेट करने वाले एक एक करके, बस अब ध्यान दीजिए। इस एक वीडियो को अगर आप समझ लेते हैं, फिर मुझे किसी भी एल्गोरिदम में आपको इतना क्लैरिटी से समझाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए पूरी ध्यान से आप समझें, ताकि आगे जो भी मैं समझाऊंगा उसमें ज़्यादा एफर्ट मुझे ना दे के आप ज़्यादा दिमाग लगा सकें, ठीक है। आपका ही दिमाग ब्रशअप होगा, ठीक है। देखो, प्रोसेस P1, प्रोसेस P2, प्रोसेस P3, P4 एंड P5, ठीक है। P1 का कंप्लीशन टाइम कितना है? 5, राइट, ओके। P2 का है 7, ओके। P3 का है 13, ओके। P4 का कितना है? P4 का है 8, ओके। P5 का 10, ओके। टर्न अराउंड टाइम, जैसे कि मैंने आपको बताया था, टर्न अराउंड टाइम के बारे में मैंने आपको क्या बोला था कि जितने समय प्रोसेस रैम में रह रहा है, ठीक है, इसका मतलब क्या? उसका पूरा वेटिंग टाइम प्लस रनिंग टाइम प्लस आईओ टाइम, यानी कि सारा टाइम मिला दो, जितने समय भी वो रैम में रह रहा है वो उसका टर्न अराउंड टाइम है। तो इस केस में मुझे बताओ कि वो कितने टाइम एक प्रोसेस P1 मेरा रैम में रह रहा है। वो अराइव कर रहा है टाइम 2 सेकेंड में, वो अराइव कर रहा है टाइम 2 सेकेंड में, ठीक है, और अपना एग्जीक्यूशन खत्म करके रैम से निकल रहा है टाइम 5 सेकेंड में। तो उसका रैम में रहने का टाइम कितना हुआ? जब वो बाहर गया माइनस जब वो अंदर आया, बाहर माइनस अंदर, ठीक है। तो चलो उसको करते हैं। बाहर माइनस अंदर अगर मैं करूं तो निकलेगा टर्न ऑन टाइम मेरा 3। समझ में आ रहा है? अभी कंप्लीशन टाइम अभी टर्न ऑन टाइम हम लोग निकालेंगे P2 का। P2 का टर्न ऑन टाइम कितना होगा? बहुत सरल है भाई, एंड टाइम माइनस स्टार्ट टाइम, यानी कि कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। कंप्लीशन टाइम है 7, अराइवल टाइम है 3, राइट, P2 का, ठीक है। 7 माइनस 3 कितना हो गया भाई? 4 हो गया। P3 की बात करूं तो P3 का कंप्लीशन टाइम है 13, अराइवल टाइम कितना है P3 का? 4, जो कि हो जाएगा 13 माइनस 4 दैट इज 9। P4 का कंप्लीशन है 8, P4 का अराइवल है 6, यानी कि 8 माइनस 2 इज 2, सॉरी 8 माइनस 6 इज 2। P5 का कंप्लीशन टाइम है मेरा 10, अराइवल टाइम है मेरा 8, तो P5 का हो जाएगा 10 माइनस 8 दैट इज 2, राइट। इतना समझ में आया? ठीक है। अभी हम समझते हैं वेटिंग टाइम कितना है किसका, ठीक है। तो P1 का मेरा कितना वेटिंग टाइम हुआ? वो कितने समय रैम में वेट हो रहा है ओनली टू रन, मतलब वो रन होने के लिए कितने टाइम वेट कर रहा है। तो P1 मेरा कितना टाइम वेट किया ना? वो जब 2 सेकेंड में आया उसके बाद वो रनिंग में चला गया, उसके बाद कहीं पे भी वो वेट कर रहा है किसी भी टाइम पे? 2 से लेकर 5 तक तो वो रन हुआ, उसके अलावा वो कहीं पे भी वेट किया? नहीं किया। तो इसका मतलब कि मेरा वेटिंग टाइम इसका हो गया 0। इसको हम लोग इनडायरेक्टली ऐसे भी निकाल सकते हैं कि लाइक टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, ऐसे भी निकाल सकते हैं, है कि नहीं? क्योंकि टर्न अराउंड टाइम क्या है कि वो कितना समय रैम में रह रहा है, और बर्स्ट टाइम कितना समय एग्जीक्यूशन में लगा रहा है, यही है ना भाई। तो निकाल लेते हैं वेटिंग टाइम, जो कि हो जाएगा 0, 3 माइनस 3 दैट इज 0। अब बात करते हैं प्रोसेस P2 के बारे में। P2 आप लॉजिकली बताइए कि P2 कितने समय वेट कर रहा है। P2 बेचारा मेरा आया था 3 सेकेंड में, लेकिन उसे रिस्पॉन्स मिला 5 सेकेंड में, यानी कि उसने 2 सेकेंड वेट किया। बोला कि भाई P1 जब चल रहा है तो मैं कैसे जा सकता हूँ, ठीक है। तो उसने 2 सेकेंड वेट किया, तो इसका वेटिंग टाइम कितना हुआ? 2 सेकेंड। फिर हम कैलकुलेट करेंगे फॉर्मूला के थ्रू, टर्न ऑन टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, जो कि हो जाएगा मेरा 4 माइनस 2 दैट इज 2, ओके 2, ठीक है। अब चलते हैं फटाफट, अभी हम चलेंगे अपना बूस्ट बढ़ाएंगे। 9 माइनस 3 6, 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 2 दैट इज 0, ओके। इसमें यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है, ये इसका, ठीक है। रिस्पॉन्स टाइम, एक चीज़ मैं बता दूँ, नॉन प्रीएम्प्टिव में रिस्पॉन्स टाइम और वेटिंग टाइम दोनों सेम निकलता है। वो क्यों निकलता है? इसलिए क्योंकि रिस्पॉन्स टाइम का मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्स टाइम का मतलब होता है कि जब भी कोई प्रोसेस रैम में आए, जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं, ठीक है। रिस्पॉन्स टाइम मैंने आपको समझाया था ना पिछले लेक्चर में। रिस्पॉन्स टाइम का मतलब क्या होता है? जैसे कि मेरा ये CPU है, ये रैम है, ठीक है। मेरा प्रोसेस P1 आया है सपोज, तो मेरा प्रोसेस P1 2 सेकेंड पे आया है। तो जब उसे जब पहला रिस्पॉन्स मिलेगा, यानी कि जब वो पहली बार CPU के अंदर जाएगा एग्जीक्यूशन के लिए, यानी कि सपोज कि वो जा रहा है 4 सेकेंड में अंदर जा रहा है, तो कितना टाइम उसे रिस्पॉन्स के लिए वेट करना पड़ा? CPU के रिस्पॉन्स के लिए वेट करना पड़ा, वो है 2 सेकेंड। वो हो जाएगा मेरा रिस्पॉन्स टाइम। लेकिन वेटिंग टाइम फिर क्या है भाई? वेटिंग टाइम का मतलब होता है कि लाइक कितना समय वो रैम में वेट कर रहा है। ये नहीं कि वो CPU के रिस्पॉन्स के लिए कितना वेट कर रहा है, नहीं,
वो कितना समय रैम में वेट कर रहा है, यानी कि वो रिस्पॉन्स टाइम भी उसमें ऐड होगा, और वो टाइम भी ऐड होगा जब वो सीपीयू से निकल के रैम में आके फिर वेट करता है। यानी सपोज कि मेरे P1 को रिस्पॉन्स मिला, 4 सेकेंड में रिस्पॉन्स मिला, और वो फिर से 6 सेकेंड में वो रैम में आके फिर से वेट कर रहा है, ठीक है। वो 2 सेकेंड रन हुआ और वो फिर से वेटिंग करने लगा, और फिर वो 8 सेकेंड में वो फिर सीपीयू में जा रहा है। यानी वो 6 सेकेंड के बाद, टाइम 6 के बाद वो टाइम 8 में फिर P1 में जा रहा है, मतलब सीपीयू में जा रहा है एग्जीक्यूशन के लिए। तो फिर कितना सेकेंड वेट किया, फिर अगेन 2 सेकेंड वेट किया, यानी कि टोटल वेटिंग टाइम हो जाएगा 4 सेकेंड। लेकिन रिस्पॉन्स टाइम तब भी 2 ही सेकेंड होगा, क्योंकि रिस्पॉन्स टाइम का मतलब होता है पहला रिस्पॉन्स जब वो सीपीयू में जा रहा है, उसके लिए वो कितना वेट किया। समझ में आया? तो इसीलिए प्रीएम्प्टिव में ये दोनों, इसीलिए इनका वैल्यू सेम है, क्योंकि एक बार कोई भी प्रोसेस चला जाता है मेरा सीपीयू के अंदर एग्जीक्यूशन के लिए प्रीएम्प्टिव एल्गोरिदम में, तो वो काम खत्म करके ही वापस आता है, ठीक है। उसे फिर रैम से निष्कासित कर दिया जाता है, यानी कि निकाल फेंकते हैं उसे, ठीक है। तो इसीलिए इस समय पे रिस्पॉन्स टाइम और वेटिंग टाइम दोनों ही सेम आएंगे। आप चाहें तो आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, जैसे कि P1 में उसे रिस्पॉन्स कब मिला, 2 सेकेंड में अराइव हुआ, 2 सेकेंड में रिस्पॉन्स मिला, यानी कि 2 - 2 दैट इज 0। मेरा P2 आया 3 सेकेंड में रिस्पॉन्स मिला 5 सेकेंड में, यानी कि 5 - 3 दैट इज 2, ठीक है। उसी की तरह बाकी भी मेरे सेम ही आने वाले हैं, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करते हैं शेड्यूल लेंथ। शेड्यूल लेंथ क्या है? शेड्यूल लेंथ का अर्थ होता है, लाइक जब भी हम लोग सीपीयू में कुछ भी एग्जीक्यूशन करते हैं, तो सीपीयू में कितने देर तक टोटल प्रोसेस रन हो रहा है, यानी कि सारे प्रोसेस को मिला के कितने देर तक सीपीयू रन हो रहा है। तो इस केस में यहाँ पे मेरा शेड्यूल लेंथ हो जाएगा 2 से लेकर 13 तक। कितना हुआ? 11। तो मेरा शेड्यूल लेंथ हो जाएगा 13 - 2 दैट इज 11, यानी कि इतने समय तक वो प्रोसेसेस को रन कर रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं सीपीयू एफिशिएंसी के बारे में। सीपीयू एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? देखो, तो सीपीयू एफिशिएंसी का मतलब होता है कि मेरा जो सीपीयू है वो कितना प्रोसेस पर यूनिट टाइम रन कर रहा है। मतलब देखो, कितना प्रोसेस नहीं, मतलब कि हम बताते हैं कि नंबर ऑफ टाइम यूनिट सीपीयू वर्क्स डिवाइड बाय टोटल टाइम, ये है रेशियो। अब इसमें मैं अगर इंटू 100 कर दूं तो मेरा वो परसेंटेज में आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसे कैलकुलेट करके देखते हैं, ठीक है। थ्रूपुट को अभी के लिए हटा देते हैं, बाद में कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ टाइम, वो कितने समय तक वो प्रोसेसर्स को एग्जीक्यूट कर रहा है, तो 13 - 2 दैट इज 11, ठीक है। वो 11 सेकेंड तक एग्जीक्यूट कर रहा है। टोटल टाइम कितना सीपीयू ऑन रह रहा है? टोटल टाइम है मेरा 13 सेकेंड तक वो सीपीयू ऑन रह रहा है। 13 ये मेरा रेशियो है। अगर मुझे रेशियो निकालना है तो इस तरीके से, अगर मैं परसेंटेज निकालूंगा सीपीयू एफिशिएंसी का परसेंटेज, तो मैं इंटू 100 करूँगा, जो कि मेरा आंसर दे देगा, ठीक है। अब इसको आप कैलकुलेट कर लिए, जितना भी निकलेगा वो मेरा सीपीयू का एफिशिएंसी है। अगर मैं पूछूँ सीपीयू का इनएफिशिएंसी क्या है, देन 100 माइनस जितना निकला ये, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सीपीयू एफिशिएंसी को कैलकुलेट किए। अब हम कैलकुलेट करेंगे थ्रूपुट को, ठीक है। ओके, तो थ्रूपुट का मतलब क्या होता है? थ्रूपुट बोलता है भाई तुमने 1 सेकंड में कितना प्रोसेस रन किया, पर यूनिट टाइम में तुमने कितना प्रोसेस रन किया। सीपीयू एफिशिएंसी बोलता है कि यार मेरा कितना टाइम मेरा सीपीयू रन कर रहा है एफिशिएंटली, वो कितना टाइम वो रन कर रहा है एफिशिएंटली। थ्रूपुट बोलता है तुमने एक टाइम यूनिट में तुमने कितना प्रोसेस को रन किया, ठीक है, वो होता है मेरा थ्रूपुट। अच्छा, तो थ्रूपुट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस कितना रन हुआ, 5 प्रोसेस मेरा रन हुआ, डिवाइड बाय कितने टाइम तक मेरा सीपीयू रन हो रहा था, मतलब कितने टाइम तक उसने इन सारे प्रोसेस को रन किया, सारे प्रोसेस को रन करने में उसने कितना टाइम लिया, जो कि है शेड्यूल लेंथ, है कि नहीं? यही था ना। तो हम बात करते हैं 5/11, जो कि हो जाएगा मेरा कुछ रेशियो निकल के आएगा, ये मेरा हो जाएगा थ्रूपुट। ये 0.4 समथिंग आएगा, ये मेरा हो जाएगा थ्रूपुट, यानी कि इतना प्रोसेस पर यूनिट टाइम रन हो रहा है, ठीक है। तो ये सारा खिचड़ी था एसजेएफ में, ठीक है। अब इसी तरीके से हर एल्गोरिदम में सेम खिचड़ी हम करने वाले हैं, ठीक है। तो बने रहिए, आपको बस एल्गोरिदम को समझना है। उसके पहले कि मैं अलविदा लूँ अगले वीडियो के लिए,
उसके पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ ताकि आप SGF में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में आंसर देना मत भूलना, मैं चेक करके रिप्लाई ज़रूर करूँगा कि भाई आपका आंसर सही निकला कि नहीं निकला। ठीक है, क्या क्या निकालना है आपको आंसर, आपको CPU क्या एफिशिएंसी निकालना है। ठीक है, मैं जो जो निकालना है मैं वो बता दे रहा हूँ। एक चीज़ और मैं बताना भूल गया, उसके पहले एक और चीज़ मैं बता दूँ। यहाँ पे हम एक और चीज़ कैलकुलेट करते हैं, वो होता है एवरेज टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम एवरेज, इसको कैलकुलेट करते हैं टोटल। इसको प्लस कर दो, ठीक है, इसको प्लस करने के बाद डिवाइड बाय 5, यानी कि हो जाएगा 9 + 2 11 13 17 एंड 20/5 जो कि हो जाएगा मेरा 4। ये हो जाएगा मेरा टर्न अराउंड टाइम, राइट। ओके, हाँ ठीक है। ओके, वेटिंग टाइम एवरेज, वेटिंग टाइम एवरेज हम कैलकुलेट करते हैं जिसका कि हो जाएगा 62819 9/5 जो कि मेरा लगभग आएगा 1.8 के बराबर। ठीक है, फिर हम बात करते हैं रिस्पॉन्स टाइम एवरेज जो कि वेटिंग टाइम के तरह ही सेम आएगा क्योंकि ये नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिथम है, तो 1.8। तो इसी तरीके से आप लोगों को मुझे क्या आंसर करना है कमेंट बॉक्स में, एवरेज टर्न अराउंड टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम, एवरेज रिस्पॉन्स टाइम, शेड्यूल लेंथ, CPU एफिशिएंसी, थ्रूपुट, इनका वैल्यू मुझे कमेंट आउट करना है। मैं चेक करूँगा और रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ठीक है, चलो मैं पहले आप लोगों को क्वेश्चन दे देता हूँ। ठीक है, ओके, तो ये रहा आपका क्वेश्चन, आप इसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, आपका आंसर निकालिए और निकाल के कमेंट आउट कीजिए, आई विल श्योर आंसर इट। ओके, तो चलो इसी के साथ हम अलविदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कि हम बात करेंगे SRTF के बारे में जो कि इसी का बाप है। ठीक है, चलो तो अभी के लिए अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।